वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये टॉपिक रहने वाला है जो 2025 के अंदर जितने भी इसरो के थ्रू जो जितने भी यहाँ पे मिशन है वो लॉन्च हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो नासा की तरफ से, नासा मतलब जानते हो ना, अमेरिका का नासा स्पेस एजेंसी, यहाँ पर है डांगेटी जानवी। अब नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म है। अगर नासा की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे देखें तो 1 अक्टूबर 1958 में इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक खोज और नवाचार के माध्यम से मानवता को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का पहला मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, वो अपनी पहली परीक्षण उड़ान कब भरेगा? तो वो भरेगा 2027 में। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो परीक्षण उड़ान का एक मानव रहित उड़ान होगी जिसमें एक रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। लक्ष्य क्या रहने वाला है? इसका प्रमुख उद्देश्य एस्केप सिस्टम उड़ान और रिकवरी की जांच करना है। मानव युक्त मशीन इसके सफल परीक्षणों के 2027 में पहला मानव मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, जो अभी 2025 में कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं। तो पहला तो आपका ये वाला है GSLV F-15, यानी कि F-15 नंबर का है। इससे ऑलरेडी 1 से लेकर 15 तक ऑलरेडी हो चुके लॉन्च, लेकिन GSLV 15 की बात कर रहे हैं। NVS-02 मिशन जो कि भेजा गया था जनवरी 29, 2025 में। बात करें, यह इसरो का 100वां मिशन था जिसे भारी पेलोड को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि जो इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म है GSLV की, वो है जियो सिंक्रोनिसिस एंड सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल F-15, जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हुआ है। सैटेलाइट यहाँ पे अगर बात करें तो NVS-02 नाविक प्रणाली का दूसरा उपग्रह, जो कि इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद द इंडियन कंसल्टेशंस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लॉन्च है वो 29 जनवरी 2025 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो है इम्पोर्टेंस ये है, इसरो का 100वां मिशन था और NVS-02 नाविक प्रणाली के लिए बेहतर और सटीक पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करता है। और यह भारत और भारतीय सीमाओं के 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसमें उन्नत रुबिडियम परमाणु घड़ियां जो सटीक समय के लिए महत्वपूर्ण है। कार्य की बात करें, इसका क्या कार्य रहेगा? तो चक्रवात की भविष्यवाणी करेगा, समुद्री विमानन, बाहरी ट्रैकिंग और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में मदद करेगा। संक्षेप में अगर बात करें तो यह मिशन भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमता को बढ़ाने और वैश्विक नेविगेशन प्रणालियों के निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो मिशन है वो है मई में भेजा गया था, 18 मई 2025 में। इसका नाम है PSLV C61 EOS-09 मिशन। लॉन्च वाहन की बात करें तो यहाँ पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट यहाँ पे उपग्रह की बात करें तो अर्थ ऑर्बिट और सैटेलाइट, यानी कि EOS, इसकी फुल फॉर्म है अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 09। और RISAT-1B के नाम से भी इसको जाना जाता है। उद्देश्य है, EOS-09 में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो बैंड सिंथेसिस, एपर्चर रडार तकनीक का उपयोग करके उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियों
लेने में सक्षम या जो कृषि, आपदा प्रबंधन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण था। स्थान वही है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला है परिणाम, मिशन विफल रहा क्योंकि तीसरे चरण के मोटर के दबाव के कारण कमी आ गई और इसलिए थ्रस्ट कम हो गया था। थ्रस्ट मतलब पावर कम हो गई थी, इसलिए ये उपग्रह कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, PSLV के 4 चरण होते हैं, जिसमें PS1, PS2, PS3 और PS4। तो पहले में है 6 स्टेप ऑन बूस्टर के साथ ठोस रॉकेट मोटर, दूसरा है तरल इंजन, तीसरा है उच्च प्रणोदन हेतु ठोस रॉकेट मोटर, और चौथा है अंतिम रूप से कक्षा में प्रवेश हेतु 2 तरल ईंधन इंजन। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। UPSC एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आया तो इसी से ही आने के चांसेस है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है GSLV F-16। मैंने F-15 के बारे में बताया, लेकिन ये F-16 है। इसमें है निशार मतलब होता है यहाँ पे कि इंडिया, नासा और इसरो ने दोनों ने मिलकर ये जो मिशन है वो लॉन्च किया था जुलाई 30, 2025 में। लॉन्च व्हीकल इसरो GSLV F-16, जियो सिंक्रोसिस और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट निशार नासा और इसरो ने लॉन्च किया मिलके। सहयोग नासा अमेरिका और इसरो भारत। अब यहाँ पे नासा इसरो जो है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। NISAR की फुल फॉर्म होती है नासा इसरो। N से हो गए नासा इसरो, S से हो गए सिंथेटिक अपर्चर और रडार। ठीक है। यह एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि NISAR सैटेलाइट की संरचना और विशेषताएं। अब इसके कुछ जो है निशार की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसका कुल कितना वजन था, 2392 किलोमीटर जो इसका वजन था। मुख्य संरचना की बात करें तो इसरो है। मुख्य स्रोतों की बात करें तो 4 किलोवाट सौर पैनल था। एंटीना जो 12 मीटर सोने की जाली का वाला परावर्तक था। और यहाँ पे जो इसकी बूम लंबाई है वो 9 मीटर थी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 242 किलोमीटर। और अगर डाटा उत्पादन की बात करें तो 80 टेराबाइट प्रतिदिन। और अगर बात करें यहाँ पे, अब यहाँ बात करेंगे S बैंड और L बैंड, इसका क्या मतलब होता है। देखो इस दोनों का ही उपयोग हुआ है। S बैंड किसने उपयोग किया है, L बैंड किसने उपयोग किया है, वो हम देखेंगे। S बैंड है जो इसकी फ्रिक्वेंसी है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ और तरंग है इसकी 10 सेंटीमीटर। और किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। देखो अगर इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बहुत हाई होगी, तो मतलब ये जो इसकी लेंथ है, लेंथ वेव, ये जो लेंथ है ये कम रहेगी। और अगर इसकी फ्रिक्वेंसी ही कम रहेगी, ठीक है, तो लेंथ वेव ज़्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एल बैंड में स्पीड, यहाँ पे आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कम है, 1.257 है और इसमें 3.2 था। तो मतलब इसकी जो है वो तरंग दैर्घ्य है, यानी कि वेव लेंथ है, वो ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि वो इस तरीके से काम करेगी फिर। और अगर इसकी बात करें एस बैंड की, तो वो इस तरीके से काम करेगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नासा ने यहाँ पे जो है एल बैंड के थ्रू और इसरो ने एस बैंड के थ्रू इसको लॉन्च किया है। अब बात करते हैं मिशन के 4 चरण कौन कौन से हैं, तो उन 4 चरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लॉन्च फेज़ है, GSLV 16 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। डेवलपमेंट फेजेस है 12 मीटर एंटीना का 9 मीटर लंबे बूम के जरिए इसको विस्तार है। और कमिश्नरिंग फेज़ की बात करें तो सभी उपकरणों को टेस्टिंग और सिस्टम की जांच। और साइंस ऑपरेशन फेज की बात करें तो 5 वर्षों के लिए तक डेटा संग्रह और पृथ्वी की नियमित प्रणाली निपटान निगरानी रखेगा। आपको मैं बता दूं, वैसे तो 3 साल ही है इसकी उम्र, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के इसको 2 साल और कर दिया जाए तो 5 साल तक ये काम करेगा।
यानी कि 5 ईयर्स तक ये हमें डेटा सेंड करता रहेगा। अब बात करते हैं भारत में होने वाले फ़ायदे कि भारत को अब क्या क्या फ़ायदे होने वाले इससे। तो देखो, जब भूकंप, सुनामी, भूस्खलन जैसी आपदाएं, पूर्व चेतावनी आपको मिल जाएगी, यानी कि सूचना आपको मिल जाएगी। खेत की नमी, फसल के निपटान और ग्लेशियर की निगरानी, समुद्र का जल स्तर, सिंचाई योजना और मिट्टी की नमी और जल प्रबंधन के संसाधन, इन सभी के ही जो इंडिया को है वो हेल्प मिलने वाली है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये भी यूपीएससी के हिसाब से मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए, यूपीएससी या यूजीसी नेट के हिसाब से ये नोट्स बनाए हुए हैं। ये तो इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, आपको याद रहेगा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। अब देखो, सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब क्या महत्व है इसका, क्या क्या इसका पर्पस है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीधे स्मार्टफोन्स को हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है वो एस स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित 6100 kg वजनी एक वाणिज्य उपग्रह है। यानी कि क्या है, वाणिज्यिक उपग्रह है जो निम्न पृथ्वी कक्षा में रहते हुए सीधे मोबाइल उपकरणों को 4G और 5G से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आप सभी को पता है कि भाई जो वायर जाते हैं इंटरनेट के, वो सभी ज़मीन के अंदर से जाते हैं या फिर पानी में भी बिछे हुए हैं। अभी तक यहाँ पे अंतरिक्ष में आपको देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब से आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, आप चाहे बर्फ़ में होंगे, चाहे गुफा में होंगे, चाहे आप किसी भी कहीं पे भी आप टावर से दूर रहोगे, तो आपका नेटवर्क है वो कभी नहीं छूटेगा। के माध्यम से ये बताया गया है इसके अंदर। यानी कि उद्देश्य क्या है, यह उपग्रह प्रत्यक्ष मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे कि विशेष ग्राउंड स्टेशनों की आवश्यकता को बिना यहाँ पे सीधे मोबाइल फ़ोन 4G और 5G से सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि ये वाणिज्य का महत्व क्या है। यह LVM-3 के माध्यम से इसरो का तीसरा वाणिज्यिक मिशन है। इससे पहले 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, 2022 में और 2023 में, और दोनों ही जो है वन टॉप उपग्रह के प्रक्षेपण किए गए थे। प्रक्षेपण है यहाँ पे, तो इसरो ने LVM-3 MK M6 और श्रीहरिकोटा से किया गया था। अगर हम इसकी तकनीकी की बात करें तो इसमें एक विशाल एंटीना है जो कि आपदा के समय कनेक्टिविटी बनाए रखने में मदद करेगा। एंटीना मतलब यह ऊपर जाके खुल जाएगा एंटीना इसका इस तरीके से, और इसको कवर कर लेगा बरसात के टाइम पे। फिर यहाँ पे बोला कि 50 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों के साथ साझेदारी की गई है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।